वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद पांडे एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी से, ठीक है, जो प्रैक्टिकल वाइवा से लेकर एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पुष्प के बारे में। पुष्प होता क्या है, पुष्प के कितने प्रकार होते हैं और पुष्प के कितने भाग होते हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे। ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि पुष्प के कितने प्रकार होते हैं, पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो भी कंफ्यूजन है वो सब दूर हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका डिफिनेशन, जो पुष्प का परिभाषा होता है वो क्या होता है। ठीक है, क्या है पुष्प? पुष्प किसे कहते हैं? पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प क्या है? एक रूपांतरित प्ररोह है। ठीक, अब रूपांतरित का मतलब होता है बदलना। रूपांतरित का मतलब क्या होता है? बदलना, यानी परिवर्तित होना, बदलना। ठीक है, और दूसरा क्या है? प्ररोह। क्या है? प्ररोह। प्ररोह क्या होता है? जैसे कोई भी पेड़ पौधा है, ठीक है, जमीन के ऊपर वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? प्ररोह कहलाता है। ठीक है, यानी कोई भी पेड़ पौधा है, ठीक, तो उसके जमीन के ऊपर वाला भाग, यानी जड़ तो नीचे रहता है, जड़ को छोड़ करके जमीन की जो ऊपर भाग रहता है, यानी तना रहता है, शाखा रहता है, पत्ती रहता है, फल फूल बीज इत्यादि सभी रहते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? प्ररोह कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए पुष्प के प्रकार। पुष्प के प्रकार, जो पुष्प होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक लिंगी पुष्प, दूसरा है द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प। लेकिन कुछ बच्चों के मन में रहता है, अरे सर जी आप कैसे बता रहे हैं कि पुष्प दो ही प्रकार के होते हैं? अरे लाल होता है, पीला होता है, गुलाबी होता है, काला होता है। तो वो पंखुड़ियों का रंग होता है, वो उसका प्रकार नहीं होता। जो पुष्प होता है वो कोई केवल दो ही प्रकार का होता है। पहला होता है एक लिंगी, दूसरा होता है द्विलिंगी या उभयलिंगी। एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं? ऐसा पुष्प जिसमें या तो नर जननांग पाया जाए या फिर केवल मादा जननांग पाया जाए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ऐसा पुष्प जिसमें केवल नर वाला गुण पाया जाए या फिर केवल मादा वाला गुण पाया जाए, तो ऐसे पुष्प को क्या कहेंगे हम? एकलिंगी पुष्प। चाहे नर पाया जाए चाहे मादा, दोनों में से केवल एक ही पाया जाएगा, तो उस प्रकार का जो पुष्प होता है वो एकलिंगी पुष्प कहलाता है। ठीक, जैसे हो गया तरबूज, पपीता, जो ये होते हैं वो एकलिंगी होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? द्विलिंगी या उभयलिंगी। दूसरा क्या होता है? द्विलिंगी या उभयलिंगी। इसे किसे कहते हैं? यानी ऐसा पुष्प जिसमें नर का भी गुण पाया जाए, मादा का भी गुण पाया जाए, दोनों गुण एक ही पुष्प में पाए जाए, तो उस प्रकार के पुष्प को द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक, या फिर ऐसा पुष्प जिसमें नर का जननांग भी पाया जाए और मादा का भी जननांग पाया जाए, तो इस प्रकार का जो पुष्प होता है उसे हम द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, ये तो बात रहा पुष्प कहते किसे हैं और पुष्प के प्रकार कितने होते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि जो पुष्प का भाग होता है वो कितना होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब चलिए हम देख लेते हैं जो पुष्प होता है उसके कितने भाग होते हैं। ठीक, जो पुष्प होता है उसके चार भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? चार। पहला क्या होता है? पहला होता है स्त्री केसर, दूसरा होता है पुंकेसर, तीसरा होता है दल। दल को हम पंखुड़ी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और चौथा जो होता है वो होता है बाह्य दल। क्या होता है? बाह्य दल। इसे हम बाह्य दल भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम चित्र के माध्यम से देखेंगे कि कौन सा जो भाग होता है पुष्प का कहां पाया जाता है। ठीक है, अब ये रहा ये पुष्प का चित्र, ठीक, संरचना। अब इसमें जो ये गोला गोला हुआ भाग है, गोला गोला भाग, ठीक, ये कहलाता है परागकोश। क्या कहलाता है? परागकोश। ठीक, उसके बाद ये जो डंडीनुमा संरचनाएं हैं, ये डंडीनुमा जो क्या है? संरचनाएं हैं, इसे कहते हैं तंतु। अब इसे हम तंतु कहे चाहे पुतंतु कहे, बात एक ही है। ठीक, और उसके बाद इस तरफ आ जाइए, जो ये उभरा हुआ, ये लाइनिंग के ऊपर उभरा हुआ भाग जो है वो क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। उसके बाद ये जो लाइनिंग नीचे यहां तक है, जहां ये उभरा हुआ है, फूला हुआ है, इसके ऊपर से ये लाइनिंग नीली वाली दिख रही होगी आप लोगों को, तो ये है वर्तिका। क्या है? वर्तिका। उसके बाद ये नीचे अगर फूल गया है, उभर गया है, तो इसे कहते हैं हम अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। ठीक, इसके बगल में हम क्या लिखें वो भी आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या है? ये रहा हमारा पुष्पासन। ठीक, ये रहा पुष्पवृंत। उसके बाद ये है दल जिसे पंखुड़ी कहते हैं, ये है बाह्य दल। ठीक, और इसी में जो ये नली है, इस नली को हम क्या कहते हैं? अंडवाहिनी नलिका। क्या कहते हैं? अंडवाहिनी नलिका। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कहीं स्त्री केसर नाम नहीं है, पुंकेसर नाम नहीं है, तो ये कहते किसे हैं? तो समझिएगा। ठीक है, पहला क्या है? स्त्री केसर। तो जो वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय होता है,
इन तीनों के समूह को ही क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। ठीक, यानी ये जो तीनों होते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, जो ये तीनों होते हैं वो पुष्प में स्त्री वाला भाग होते हैं, मादा वाला भाग होते हैं। ठीक है, ये तीनों होते हैं। ठीक, तो इसीलिए इन तीनों को मिलाकर स्त्री केसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्त्री केसर। ठीक, जो स्त्री केसर होता है वो पुष्प में स्त्री वाले भाग को, मादा वाले भाग को प्रदर्शित करता रहता है, या फिर कह सकते हैं उसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, उसके बाद ये जो उभरा हुआ भाग है ये, उसके बाद जो ये डंडी जैसी संरचना है, एक को कहते हैं पराकोश, एक को क्या कहते हैं, डंडी वाली संरचना को तंतु, या इसे हम पूतंतु भी कह सकते हैं। तो ये जो दोनों हैं, यानी यहां से लेकर यहां तक ये जो दोनों हैं, इन्हें ही हम परागकोश और तंतु कहते हैं। तो इन्हीं के समूह को, यानी इन दोनों को हम कहते हैं पुंकेसर। क्या कह सकते हैं, पुंकेसर। जो पुंकेसर होता है वो पुष्प में नर वाला भाग होता है, या फिर कह सकते हैं नर का जो नर जननांग होता है उसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यानी क्या हो गया, स्त्री केसर हो गया और क्या हो गया, पुंकेसर। ठीक, यानी जो स्त्री केसर होता है पुष्प में स्त्री वाला भाग होता है, मादा वाला भाग होता है, और जो पुंकेसर होता है पुष्प में पुरुष वाला भाग होता है, नर वाला भाग होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्लियर हुआ, ये क्लियर। अब दल क्या हो गया, जो दल और जो बाह्य दल होते हैं ये किसी भी परिवार से रिलेटेड है, ये नहीं है भैया। ठीक है, ये रंडवा है। ठीक, गांव में जिसे बोलते हैं रड़ुआ। ठीक है, तो ये हो गया दल। पंखुड़ी यानी दल जो है, जो बाह्य दल है, ये किसी भी यानी परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक, उसके बाद इसी के बीच में होती है अंडवाहिनी नलिका। इसे हम अगले वीडियो में बताएंगे, जब परागण का जो क्रिया होता है उसमें इसकी भूमिका होती है, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो इसी नली में होती है अंडवाहिनी नलिका। ठीक, इतना जानते रहिए, उसके बाद आगे परागण वाले वीडियो में हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, उसके बाद रहा पुष्पासन और पुष्पवृंत। ये किताबों में आप लोगों को नहीं दिया है, लेकिन आप लोगों को बता दिया हूं। क्या है कि जो पुष्पासन होता है, इसी पुष्पासन के ऊपर से जो पुष्प होता है उसकी व्याख्या की जाती है। ठीक, उसके बाद ये जो डंडी नुमा संरचना है, कोई भी पुष्प आप तोड़े होंगे, देखे होंगे, तो उसमें डंडी नुमा संरचना रहता है। तो वो डंडी नुमा संरचना जो होता है वो पुष्पवृंत होता है, और डंडी नुमा जो संरचना ऊपर जाकर फूला रहता है, उभरा रहता है, उसे क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। ठीक है, ये रहा एकदम पुष्प का निचोड़। ठीक, अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे इसी से रिलेटेड जो परागण होता है, इसमें परागण कहाँ होता है, ठीक, और निषेचन कहाँ होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सभी के पास शेयर करिए। आप लोगों से मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।